a value of n so that a की power n plus 1 plus b की power n plus 1 upon a की n plus b की n may be geometric mean between a and b। मतलब n की ऐसी क्या वैल्यू डाल दूं यहाँ पर कि ये जो है ज्योमेट्रिक मीन बन जाए a और b का। क्या डालूं बताओ कैसे करोगे? एक 10th क्लास में तुम लोग करवाया था मैंने क्वेश्चन अर्थमेटिक मीन में याद सब भूल गए। फिर आप क्या मतलब कि कट लग गया। आज कैसे करेंगे इसको? अब आपको पता है कि दो नंबर के बीच का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ए बी। तो कह रहा है ये इसके बराबर हो जाए n की क्या वैल्यू डालूं? क्या करूं? a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की n प्लस b की n, ये रूट ए बी के बराबर हो। ठीक है, तो n में क्या डालूं यहाँ? ऐसे तो बता नहीं पाएंगे और करके भी दिखाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा। स्क्वायर रूट से भी हो जाएगा लेकिन स्क्वायर करके फ्रैक्शन में पावर नहीं आएगी। अब ऊपर भी खोलोगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब इतना प्लस बी स्क्वायर इसका इंटू 2 प्लस 2ab है ना अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a की पावर 2n प्लस 2 b की पावर 2n प्लस 2 प्लस 2a की n प्लस 1 b की n प्लस 1, तो ये है ऊपर। ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे पहले इसके साथ, तो ये बनेगा a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा a इंटू बी की पावर 2n प्लस 1। पावर ऐड हो जाती है ना सेम बेस की। फिर जब इसको इससे करूंगा तो ये बनेगा 2a की n प्लस 1 b की n प्लस 1। अरे यहाँ तक सब उनका आ गया, मल्टीप्लिकेशन कराया केवल हमने और कुछ नहीं करा। ठीक है, इसको पहले इससे करा दोनों से, तो a की पावर ऐड हो गई, यहाँ बना गई थी, यहाँ 2n थी तो ऐड हो गया, 2n प्लस 1 और साथ b मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर b की 2n प्लस 1 हो गई, साथ में a मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर दोनों की पावर एक एक इंक्रीज हो गई क्योंकि एक एक पावर ये है, एक पावर ये, पावर ये। मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स आर एडेड। अब ये तो देखो सेम था तो कैंसिल हो गया। अब बचा मेरे पास ये, जिसके पास a की पावर है 2n प्लस 1 या 2n प्लस 2, इनको इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ। तो क्या हो जाएगा? a की पावर 2n प्लस 2 माइनस a की पावर 2n प्लस 1 इंटू बी। ये तो इधर आ गई और ये इधर चली गई। ये हो गया a इंटू बी की पावर 2n प्लस 1, तो ये है, और ये इधर आ गई माइनस b की पावर 2n प्लस 2। किसी पास और बात से अब देखो ये बड़ी पावर है, ये छोटी पावर है। ये 2n प्लस 2 है, ये 2n प्लस 1 है। एक का डिफरेंस है दोनों पावर में। इसमें से अगर इसे माइनस करूँ तो एक आएगा 1। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें इस दोनों में से a की पावर 2n प्लस 1 कॉमन ले सकता हूँ। बड़ी पावर में से छोटी पावर माइनस हो सकती है कि नहीं? तो यहाँ क्या बचेगी? a बचेगी और यहाँ क्या बचेगा? b बचेगा। ऐसे ही इधर कर लो, b की पावर n प्लस 1 2n प्लस 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा? a और यहाँ क्या बचेगा? b, क्योंकि यहाँ 2n प्लस 2 थी ना, इसका मतलब ये ऐसे था ना, और यहाँ पे भी ऐसे ही था ये। तो इतना पार्ट तो बाहर निकल गया, तो बचा क्या? a की पावर 1। ऐसे ही यहाँ से बाहर निकल गया इतना पावर, तो क्या बचा? b की पावर 1। तो ये कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया? a की पावर 2n प्लस 1 इज इक्वल टू b की पावर 2n प्लस 1। इसको इसके नीचे ले लो, a अपॉन b की पावर 2n प्लस 1 हो जाएगी, इज इक्वल टू 1। है ना, समझ में आ गई बात? दोनों पे सेम पावर है ना, तो होल पावर लिख दी। इसको आप लिख लो a बाई b की पावर 0, क्योंकि 1 क्या होती है? किसी भी नंबर की पावर 0 इज 1। अब इसको कंपेयर कर दो, मतलब 2n प्लस 1 0 के बराबर रखोगे, क्योंकि अंदर वाले तो सेम कर लिए तुमने, तो बाहर पावर भी तो सेम होगी।
एन कितना आ गया -1/2 इसका समझ में आ गई बात? आई बेटा समझ में कुछ? उतार लो फटाफट। अब अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई? किसी भी दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू a प्लस b बाई 2। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। तीन नंबर्स अगर ए पी में होते हैं तो उनका, जैसे मैंने डिस्कस भी करा था, ए बी सी अगर तीनों ए पी में है तो जो बीच वाला ए पी में है तो ये बीच वाला नंबर अरिथमेटिक मीन होगा इन दोनों नंबर से। मतलब वैसे कैसे आया था, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, कॉमन डिफरेंस होता है ए पी में, तो इसको इधर अगर हम ले आते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, तो b कितना हो जाता है a प्लस सी बाई 2। इसका मतलब जो सेंटर में नंबर होता है दैट इज अरिथमेटिक मीन, और वो होता क्या है, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। वैसे भी तुम्हें पता है दो नंबर का मीन कैसे निकालते हैं एवरेज, उनका सम करते हैं और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स करते हैं, है ना। तो दो नंबर का अगर अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो a प्लस बी बाई 2। और ज्योमेट्रिक मीन अभी इसी काम में, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा। अब ये तो दे रखा है आपको 34 और ये दे रखा है आपको 16, इससे आपके पास a प्लस बी तो आ गया 68 और इससे आपके पास a b कितना आ गया 256। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256। अभी दो इक्वेशन बन के आ गई आपके पास, तो आप इससे एक b की वैल्यू निकाल लो 68 माइनस a, या b की निकाल लो चाहे a की निकाल लो, ऐसा मत कर लो। तो हमने a इंटू बी की जगह 68 माइनस a कर दिया और आप इसको सॉल्व कर लो। 68a माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 256 और a स्क्वायर माइनस 68a प्लस 256 इज इक्वल टू 0। एक तो तरीका ये है इसका करने का, है ना, सॉल्व कर लोगे इसको, ये निकाल लोगे ना। अगर आपको ये लगता है ये तो बड़ी सी बन गई इक्वेशन, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में टाइम लग जाएगा या मेरे से नहीं होगी, फिर एक छोटा सा फॉर्मूला और याद कर लेना, a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अब आपके पास a प्लस बी है 68 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 256। अब ये सॉल्व ही कर लो, इसका अंडर रूट कर लेना तो a माइनस बी आ जाएगा, दो इक्वेशन आ जाएगी a प्लस बी a माइनस बी, को सॉल्व कर लो। 68 का स्क्वायर कितना होता है 68 का स्क्वायर कैसे करोगे 70 माइनस 2 का होल स्क्वायर कर लो, 68 का स्क्वायर मिल जाएगा 70 माइनस 2, इसमें 4 लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 4904 में से 280 माइनस करो, 8 में दोगे 6 और इसमें ये कितना हो गया 512 1024 1024 ये कर दिया 0 0 0 3600, तो 3600 बन गए। तो जब a माइनस बी निकालोगे तो वो 60 आ जाएगा, है ना। 60 आ गया, अब इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो आप, a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी आपके पास 68 है, a माइनस बी आपके पास 60 है, दोनों को ऐड करो, 2 आ गया 128, ये आ गया 64 और b आ गया 4, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है प्लस माइनस भी तो आ सकता है ना, अंडर रूट है, तो अगर एक बार माइनस लोगे इसको माइनस लोगे तो उल्टा आ जाएगा, a 4 आ जाएगा b 64 आ जाएगा। और यहाँ पर भी देखो यही बनेंगे फैक्टर्स, a स्क्वायर माइनस 64a माइनस 4a, ठीक है। तो इससे भी a माइनस 64 माइनस 4 कॉमन लोगे, a माइनस 64, इससे a की वैल्यू जो है वो 4 आ गई और 64 आ गई। जब a 4 होगा तो b 64 होगा, जब a 64 होगा तो b 4 होगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से चाहे जैसे कर लो, इस आइडेंटिटी को नोट डाउन कर लो, बहुत जगह काम आ जाती है। कई बार बच्चे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने में दिक्कत करते हैं, काट लो उसको।
is 6 times their geometric mean. Sum of two numbers, मतलब दो नंबर मान लिए, let two numbers be A and B. तो इन दोनों का सम 6 टाइम्स है इनके ज्योमेट्रिक मीन के बराबर, ऐसे बोला उसने। तो अब इससे हमें A by B निकालना है, शो दैट द नंबर्स आर इन द रेशियो दिस, ये दिखाना है, शो करके ये होगा, ठीक है। अब इधर देख लो, नहीं होगा, बोर्ड में देखो, ठीक है। क्या करना है इसमें, A plus B is equal to 3 into 2 root AB, ऐसे लिख सकता हूँ उसको, 6 को 3 into 2 लिख सकता हूँ ना, इसको उठा के इसके नीचे ले जाओ, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। और ये 3/1 यूजिंग कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाओ, CND क्या बताया था CND में, A plus B plus 2 root AB अपॉन A plus B minus 2 root AB, इसमें ये ऐड करना है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है, ऐसे ही 3 plus 1 अपॉन 3 minus, ठीक है। CND जब भी लगता है जब दो रेशो बराबर होती है, प्रोपोर्शनल नंबर्स होते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम रूट A का स्क्वायर रूट B का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, रूट A प्लस रूट B का होल स्क्वायर ऊपर, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, है ना। नीचे क्या हो जाएगा, रूट A माइनस रूट B का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 4/2 मतलब 2/1, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करो, ये आ गया आपके पास, इसका होल स्क्वायर था ना दोनों तरफ, उधर 2/1 था, तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो ऐसे हो गया। अब एक बार फिर CND लगाओ, एक बार फिर से CND लगाओ, ठीक है, लगाओ CND। A प्लस जब तक लगाओ जब तक A B ना रह जाए, है ना, रूट A प्लस रूट B माइनस इसको करना है, तो रूट A प्लस रूट B हो जाएगा, और ये रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया 2 रूट A अपॉन 2 रूट B, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1, काट दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, रूट हटाना है ना इधर का, तो स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 2 प्लस 1 प्लस 2 रूट 2, A प्लस B का होल स्क्वायर, 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2, A माइनस B का होल स्क्वायर, तो ये कितना बन गया 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 2, किसके बराबर आ गया, A बाई B। तो आपको यही शो करना था कि द नंबर्स आर इन द रेशो 3 प्लस 2 रूट 2 अपॉन 3 माइनस, ठीक है। तो और बता दो, परमुटेशंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशंस क्या होती हैं, तो बहुत अच्छे से इसको दिमाग में बिठाना है। अभी सबके लिए नया है, पीछे से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है, सब समझ सकते हैं आराम से इसको। परमुटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट, किसी भी चीज़ को, जो बहुत सारे हैं, जैसे मान लो 3 बच्चे बैठे हैं, इनको मैं कितनी तरीके से अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास एक A है, B है, C है, इनका अरेंजमेंट कैसे कैसे हो सकता है, मैं A B C लिख दूँ, A C B लिख दूँ, या B A C लिख दूँ, B C A लिख दूँ, या C A B लिख दूँ, C B A लिख दूँ, तो ये 6 तरह से अरेंजमेंट कर सकता हूँ मैं इसमें, है ना। ये किसी की सीट फिक्स थोड़ी है, किसी भी बच्चे को कहीं बैठाया जा सकता है, एक स्टूडेंट है, ये एक है, अब उसकी सीट फिक्स नहीं कर रखी, दे कैन सिट इन एनी वे, कितने भी तरीके से बैठ सकते हैं, और कितने तरीके से बैठेंगे, नंबर ऑफ वेज कितने हैं, तो वो टोटल नंबर 6 आते हैं। अब मैं इसको समझाऊंगा आगे, अभी दिमाग में क्या बैठाना है, परमुटेशंस क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय परमुटेशन। तो परमुटेशन क्या होती है, अरेंजमेंट होती है, ठीक है, कितने तरीके से हम किसी भी चीज़ को अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परमुटेशन, ठीक है। फिर एक आएगा हमारा अभी जो आगे आएगा, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। अब ये दो वर्ड जो है ना,
जो पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत यूज़ करते हैं। वो किसी काम को करते हैं तो भी कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो वो लगा लो। अब जिसको पता ही नहीं होता उसका मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है तो उसको समझ में नहीं आता क्या कह रहा है ना। अब तुम्हें समझ में आना शुरू हो जाएगा, जब कोई आदमी बोलेगा तो तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या बोलना चाह रहा है। एक कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कितनी तरीके से हम किसी बच्चे को या किसी स्टूडेंट होते हैं कॉलेज में, कंपनी आती हैं 50 बच्चे हैं, उसमें से 4 बच्चे सेलेक्ट करके लेके जाने हैं, तो हम कितनी तरीके से बच्चों को सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो परमुटेशन मीन्स अरेंजमेंट और कॉम्बिनेशन मीन्स सिलेक्शन, ठीक है। अभी आज हम सीख रहे हैं इसका सबसे पहला टॉपिक जो दोनों में काम आएगा, परमुटेशन में भी काम आएगा और कॉम्बिनेशन में भी काम आएगा, उसको हम बोलते हैं फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का सिंबल होता है या तो ऐसे लिखते हैं या जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लिखो मत, सिर्फ समझो। अभी पेन रख दो नीचे बिल्कुल, जब नया स्टार्ट करता हूँ तो पेन को तो हाथ मत लगाएंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ 5 फैक्टोरियल, ऐसे लिख दिया मैंने या ऐसे लिख दिया मैंने। इसका मतलब है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, मतलब ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है। 5 को एक एक वैल्यू कम करते करते 1 तक ले जाना है। ऐसे ही इसको भी ये 5 फैक्टोरियल है। अगर 4 फैक्टोरियल लिख दिया मैंने तो 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है, ये फैक्टोरियल होता है। ठीक, इस मल्टीप्लिकेशन को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इन्होंने ये दे दिया है। अब इस फैक्टोरियल को मैं बीच में भी रोक सकता हूँ, ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख दूँ 5 × 4 × इससे अगला वाला क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल, ठीक है भाई। हमें एक एक करके कम तक ले जाना है। अब ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, कई बार कहते हैं कि ऐसा कोई किसी क्वेश्चन में ऐसे आ गया 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, तो अब ये थोड़ी है कि तुम 6 को भी वहाँ तक खोलोगे 3 को भी वहाँ तक खोलोगे, या उसमें ऐसा आ गया 52 फैक्टोरियल अपॉन 49 फैक्टोरियल, तो तुम तो बोलते बोलते 50 तक खत्म हो जाएगा मामला, है ना। तो 49 भी बोलोगे 52, क्या करूँगा फिर मैं इसको ऐसे करूँगा 52 × 51 × 50 × 49 फैक्टोरियल, यहाँ बंद कर दूँगा। जितने छोटे यहाँ पर फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल तक ही इसको खोलकर मैं क्या करूँगा, बंद कर दूँगा और इसको काट दूँगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी 52 × 51 × आगे बात समझ में। तो फैक्टोरियल ये होता है, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। अब इसी से बेस क्वेश्चन करेंगे हम। और इसके अलावा क्या होता है कि 2 फैक्टोरियल का हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 2 फैक्टोरियल का अगर हमें एलसीएम लेना पड़े तो हम एलसीएम कैसे लेंगे, 2 फैक्टोरियल का एलसीएम क्या होना चाहिए, एलसीएम क्या होता क्या है, 4 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 4 होता है ना। ऐसी 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल का 4 और 2 का फैक्टोरियल एलसीएम तुमने 4 क्यों लिया, 4 और 2 का एलसीएम आपने बताया कि 4 होता है, क्यों लिया, नहीं इस तरह से मत समझा करो। अरे एक ही चीज मत करा करो, ये समझा करो कि ये जो 2 है वो इस 4 के अंदर ही आ रहा है भाई। ये जो वेक्टर इसके जो मल्टीपल्स हैं वो इसी नंबर के अंदर मल्टीपल्स आ रहे हैं उसके। तो ये 2 × 2 है ना, ये भी 2 है, तो ये 2 सारे यहाँ कहाँ गया, यहाँ आ गया। जैसे मान लो 8 और 4 होता तो 8 को हम कैसे लिखते हैं 2 × 2 × 2 और इसको कैसे लिखते हैं 2 × 2। तो ये दोनों 2 × 2 इसमें आए हुए हैं, तो इसका मतलब बड़ा नंबर हमारा क्या हो गया, फैक्टोरियल वो हो गया, एलसीएम हो गया, है ना। समझ में वाली बात है। तो अगर मान लो मेरे को दे दे 5 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, इनका एलसीएम क्या होगा, क्या होना चाहिए, 8 फैक्टोरियल होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि 8 फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल आ रहा है भाई। 8 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 8 × 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल आ रहा है कि नहीं, और यहाँ 5 फैक्टोरियल, तो ये फैक्टोरियल तो यहाँ इसके साथ है, तो इसका मतलब दोनों में से जो फैक्टोरियल बड़ा होगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। चाहे 2 का निकालो, चाहे 3 का निकालो, चाहे 4 का निकालो, जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल होगा
उसके अंदर सारे छोटे फैक्टोरियल तो होंगे ही होंगे ना, तो इसका मतलब वही उसका एलसीएम हो जाएगा। बात समझ में आ गई? पक्का? तो ये फैक्टोरियल हो गया। अब इसी पर बेस कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखिए। इसको अच्छे से कर लोगे तो फिर आगे जो कैलकुलेशंस आएंगी उसमें नहीं दिक्कत होगी। अब जैसे इसने कहा इफ 1/9 फैक्टोरियल 1/10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, x निकालो। ठीक है, करो अपने आप करो। फाइंड n if n plus 2 factorial is equal to 2550 into n factorial. Third, n plus 1 factorial 12 into n minus 1 factorial. ये आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। तो क्या करोगे? पहले इसका एलसीएम लोगे। अब इसको करने का तरीका सीख लो। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी ध्यान से देख लो। तो अब जो बड़ा फैक्टोरियल है उस फैक्टोरियल को छोटे फैक्टोरियल तक एक्सपेंड कर दो। जैसे 10 है ना, तो इसको 10 into 9 फैक्टोरियल कर दो। ठीक है, और जो 11 है उसको भी सबसे छोटा फैक्टोरियल तक कर लो। ऐसे कर सकते हो? नहीं समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो नीचे से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन है, कॉमन है तो 1 plus 1/10 लेंगे और x/11 into 10 into 9 फैक्टोरियल, ये 9 फैक्टोरियल। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 11/10 और x/11 into 10। तो ये इससे मैंने काट दिया, x कितना आ गया 1 2। तो बड़े फैक्टोरियल को जो ऐसे 3 है यहाँ पर, तो जो सबसे छोटा फैक्टोरियल है वहां तक बड़े फैक्टोरियल को एक्सपेंड कर देना है और फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करना। ठीक है, कर दो इसको, उतार लो फटाफट, फिर अगला करते हैं। अब ये फैक्टोरियल में क्या करते हो? पहले एक नंबर होता है, उससे उसके अगला नंबर जो होता है उससे एक कम होता है, फिर उससे अगला नंबर एक और कम होता है, उससे अगला नंबर एक कम होता है। कहाँ तक जाते हैं? 1 तक होते जाते हैं। अब अगर मान लो मेरे को देखो ये फैक्टोरियल बड़ा है कि ये फैक्टोरियल बड़ा है? n+2 फैक्टोरियल बड़ा है क्योंकि इसके अंदर +2 है। तो अब अगर मैं इससे अगला नंबर लिखना चाहूँ, पहला नंबर तो यही है, इससे अगला लिखना चाहूँ तो क्या आएगा? एक कम करूँगा इसमें से, n+2 - 1 क्या हो जाएगा? n+1। उसके बाद एक और करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। n+1 में से एक और कम कर दिया, n फैक्टोरियल। यहीं रुक गया मैं, क्योंकि नहीं, हाँ यहीं तो रुक गया क्योंकि यहाँ पर राइट साइड पे क्या है? n फैक्टोरियल। 2550 इंटू, मतलब जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको कहाँ तक एक्सपेंड करना है? छोटे फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना है, ताकि दोनों तरफ से हम काट कर सकें उसे। तो ये कट हो गया यहाँ से। अब मेरे को इसे सॉल्व करना है। एक तरीका तो ये है कि इसको मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई करके और इसके फैक्टर्स बना दूँ। और दूसरा तरीका क्या है कि इसके ऐसे फैक्टर बना लूँ जो, तो ये देखो कंसेक्यूटिव नंबर है नहीं, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार नंबर, n+2 के बाद एक कम n+1। तो इनके भी ऐसे फैक्टर बना दूँ जो 2 लगातार नंबर हो जाए। बताओ कैसे बनाएंगे? 2550 के फैक्टर बनाता हूँ मैं, ठीक है। ठीक, ये 50 और 51 ये हो गया।
इसको मैं कैसे लिख दूँ, 51 इंटू ऐसे लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात। ये भी दो लगातार नंबर है और ये भी दो लगातार नंबर है। समझ में आ रहा है बेटा पक्का। तो ये 50 इंटू 51 ऐसे लिख दिया। तो n+1 को कंपेयर कर दो 51 या n+1 को लिख दो 50 होगा। तो दोनों से n क्या जाएगा, तो आपका आंसर आ गया n इज 40। अब यहाँ पर नेगेटिव फैक्टोरियल की कोई वैल्यू नहीं होती है। -2 फैक्टोरियल, -3 फैक्टोरियल कुछ नहीं होता, ठीक है। और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये दो चीज़ें याद कर लो, 0 फैक्टोरियल इज 1 और -2 फैक्टोरियल कुछ भी नहीं होता, ये कुछ होता ही नहीं। नेगेटिव का कोई फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है भाई। समझ में आ गया। तो कर दो इसको फटाफट। अब अगला क्वेश्चन अपने आप ट्राई करना। करके दिखा देता हूँ। पहला वाला क्वेश्चन n+2, इससे अगला n+1 एक कम, इससे अगला n और इससे अगला n-1। इसको यहाँ तक खोलना है बेटा, बात नहीं करो। 60 इंटू n-1 फैक्टोरियल ये करके इससे। अब n+2, n+1 और n, इसको आपको 60 को ऐसे वेक्टर से ब्रेक करना है जो ये तीन वेक्टर बन जाए। तो क्या बन जाएंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3। तो आप कंपेयर कर दो सबसे छोटे नंबर को सबसे छोटे नंबर, इसका आंसर आ गया आपका। क्रॉस चेक करने के लिए एक और रख के देख लो चाहो तो n+1 4 के बराबर तो n 3 के बराबर आ गया, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरे क्वेश्चन में ये है n+1 और इधर है n-1, तो n+1 को खोलो ऐसे आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 90 इंटू n-1 फैक्टोरियल। पहले फैक्टोरियल को काटना है हमने, है ना। जब अगला नंबर लिखते हैं तो पिछले वाले में फैक्टोरियल नहीं लगता है, ध्यान रखना है। बच्चे बार बार गलती करते हैं, कभी यहाँ भी फैक्टोरियल यहाँ भी फैक्टोरियल लगाते जाओ। फैक्टोरियल नहीं लगाना, फैक्टोरियल खोल कर ही यहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है। ये हो गया। इसको आप 10 इंटू 9 लिख दो, n इससे 9 आ गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है आपके पास n+3 फैक्टोरियल, इसको n+2 n+1 तक जाना है, केवल यहाँ तक जाना है। इज इक्वल टू 56 इंटू n+1 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल हो गया। तो n+3 और n+2 ये 8 इंटू 7 होता है। तो n+2 जो है वो 7 के बराबर आ गया, n 5 के बराबर आ गया। तो ये तीनों पहले नंबर्स आपके सारे दिख रहे हैं। ये कर लिया आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सिंपल है, जो आपने पहले भी किया था। क्या है इसका, 100 आ रहा है। चलो 100 देखने के साथ तो उसके लिए आपको क्या करना था, जो सबसे बड़े जो सबसे छोटा नंबर है फैक्टोरियल में ये है, तो बड़े फैक्टोरियल्स को छोटे तक खोलना है। तो x 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल और इधर 1/8 फैक्टोरियल को ऐसे रखो और 9 को भी 9 इंटू 8 फैक्टोरियल खोलना है। अब दोनों तरफ से 1/8 फैक्टोरियल आपका कॉमन आ जाएगा, ये ऐसे आ गया। और इधर भी बेटा बात मत करो, कम से कम जब पढ़ा रहा हूँ उस टाइम तो मत बोला करो। x/10 इंटू 9 और ये 10/9 आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। x कितना आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और कराता हूँ। लिख सकता है
रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन ही तो होता है। इसका मतलब डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगा? ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा। ये 2:1, ये तुम्हारा n फैक्टोरियल कट गया। अब जो बड़े फैक्टोरियल हैं उनको छोटे फैक्टोरियल तक खोलना है। तो 4 फैक्टोरियल है तो 4 × 3 × 2 है ना बेटा, इधर ध्यान दो। अब ये रेशो है ना, रेशो मतलब डिवीजन ही तो होता है। तो इसको मल्टीप्लिकेशन बनाया तो मैंने उल्टा कर दिया उसको। अब इनमें से देखो पहले कौन सा बड़ा है, n-2 बड़ा है या n-4 बड़ा है? n-2 बड़ा है, क्योंकि इसमें से कम माइनस होगा, इसमें ज्यादा माइनस होगा। तो इसको एक्सपेंड करना है आपने, इसको तो कर दिया, इसको ऐसे ही रखो, इसको 2 फैक्टोरियल रखो, इसको और आगे खोलो। n-2 के बाद अगला आएगा n-3, फिर अगला आएगा n-4 फैक्टोरियल। यार रुक जाओ, ठीक है। अब 2/1 मतलब अगर एक कम करोगे तो इसमें से कम और बढ़ता जाएगा ना नंबर। ये एक कम करते जा रहे हो, n-2 -1, n-3 -1, इस तरीके से जा रहे हो। तो ये फैक्टोरियल सक गया यार, ये 2 फैक्टोरियल कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया, इससे काट दो इसे, ये तो 6 हो गया और ये इधर चला गया n-2 n-3। अब 6 को तो तुमने पहले ब्रेक ही कर रखा था, 3 × 2 ही तो है। ये भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, ये भी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। बस ये चेक कर लेना कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो n-2 बड़ा है या 3 बड़ा है, तो n-2 को 3 के बराबर रखो या n-3 को 2 के बराबर रखो, दोनोदोनों से सेम आंसर आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया? n = 5। ठीक है, देखो एक बात समझना, अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल है और नीचे 2 फैक्टोरियल है तो कभी भी इससे काट के इसे 2 फैक्टोरियल में बना देना, ये 2 मत बना देना। ठीक है, और 2 + 3 फैक्टोरियल जो है, दिस इज नॉट इक्वल टू 2 फैक्टोरियल + 3 फैक्टोरियल, क्योंकि फैक्टोरियल कोई वैल्यू नहीं है जो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, है ना। इसका मतलब 5 फैक्टोरियल है, बस इनको ऐड करोगे तो 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एक तो डिवीजन में काटना नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई नहीं करना है, तब इसको 8 फैक्टोरियल कर लो। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो फैक्टोरियल के साथ वो वैल्यूज नहीं चलेंगी जो ऑपरेशन जो आप उसमें नॉर्मल नंबर्स में चलाते हो। अब करो इसको, ऐड निकालो, इससे अगले वाला क्वेश्चन दिया है, करो उसको। पहली बात तो ये देखो, ये 2n फैक्टोरियल है पूरा, ये 2 × n फैक्टोरियल नहीं है, ये 2n फैक्टोरियल है ना। अगर मैं यहाँ पर n को 3 रखता हूँ तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल। बात को समझना, देखो ध्यान से समझा करो इन बातों को। अगर मैं इसको ब्रेक कर लिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने अब n को 3 रखा, तो 2 × 3 फैक्टोरियल हो गया तुम्हारे हिसाब से। तो ये हो गए 2 × 3 × 2, मतलब कि हो गए 12। लेकिन अगर मैं ब्रैकेट में रखूँ इसको, तो 2 × 3 6 फैक्टोरियल, ये कितना हो गया? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब देखना कितना बड़ा नंबर बन गया, और ये तो 12 ही बना दिया तुमने। ठीक है, तो इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर है वो पूरा नंबर है उसका फैक्टोरियल, उसको अंदर खोलना नहीं है, ब्रैकेट को ओपन नहीं करना है आपने। ठीक है, अब जैसे ये है हमारे पास, तो इसको लिखो 2n, इससे अगला नंबर क्या होगा? 2n - 1। कहाँ तक जाना है? 2n - 3 तक जाना है। 2n - 2, फिर एक और कम करूंगा तो 2n - 3 फैक्टोरियल, कैसे चला जाएगा? और नीचे 3 × 2 फैक्टोरियल लिखूंगा, 2n - 3 फैक्टोरियल लिखूंगा। ये क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2 फैक्टोरियल × n - 2 फैक्टोरियल है और ये n फैक्टोरियल है, इसको भी n × n - 1 n - 2 फैक्टोरियल डाल देंगे। इन दोनों में चेक करा करो कौन सा बड़ा है। बड़े को कम करते करते एक एक छोटे तक पहुंचना है। ये बड़ा है तो इसको छोटे तक पहुंचना है, n के बाद n - 1 आएगा, फिर n - 2 फैक्टोरियल आएगा। अब ये n - 2 फैक्टोरियल कट गया, ये 44/3 है। ठीक है, ठीक, ठीक है।
अब देखो इसके बाद ये जो और क्या कटेगा, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब क्या बच गया हमारे पास, ये n भी कट गया। देखो 3 से 3 कट गया। लो जी इधर वाला। अब हमारे पास बचा 2 × 2n-1, इसमें से 2 कॉमन निकाल लेना, तो ये n-1 बच जाएगा और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ बचा n-1, तो ये n-1 इज इक्वल टू 44 बच गया। ये n-1 भी कट गया इससे, और ये 4 था, 4 से ये भी कट गया 11, तो बचा गया 2n-1 इज इक्वल टू 11, 2n इज इक्वल टू 12, n कितना आ गया। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस करोगे ना घर जाके, जब भी समझ में आएंगे, नहीं तो ये आगे और भी टफ आ जाएंगे। जैसे जैसे हम फॉर्मूले करेंगे ना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, वहाँ बड़े बड़े आएंगे और भी ज़्यादा, जिसमें 4 फैक्टर आएंगे, वो सॉल्व करना दिक्कत होगी तुम्हें। नहीं तो अभी प्रैक्टिस करना साथ साथ इसकी।